नमस्कार, विरासत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और आज हम याद करेंगे उन्हें जिनके बिना राष्ट्रभाषा हिंदी के शब्द सितारों का कोई भी सफर पूरा नहीं होता। ये सितारा है मैथिली शरण गुप्त। गुलाम हिंदुस्तान में शब्दों के इस सितारे ने अपनी लेखनी से देश में नई अलख जगा दी थी। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान ने अपने सपूत को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। राष्ट्र कवि की एक एक रचना विश्व साहित्य की अनमोल धरोहर है। अगले 1 घंटे तक देखिए मैथिली शरण गुप्त की दास्तान जिंदगी। चिरगांव एक ऐसा कस्बा जो आज करोड़ों हिंदी प्रेमियों के लिए तीर्थ से कम नहीं है। यहां की मिट्टी में पैदा हुआ भारत का एक ऐसा सपूत जिसकी लेखनी ने आजादी के आंदोलन को जोश से भर दिया और महात्मा गांधी जिसकी कलम के कायल थे। चलते हैं चिरगांव। (1857) से पहले की बात है। गोरी हुकूमत और छोटे रजवाड़ों के जुल्म चरम पर थे। मध्य भारत का चंबल इलाका भी इनका शिकार था। कारोबार करना जोखिम भरा था। डाकुओं और ठगों की तरह पिंडारी भी लुटेरे थे। गांव-गांव में इन पिंडारियों का आतंक था। अमीर और संपन्न घराने पिंडारियों के निशाने पर रहते। ग्वालियर के पास भांडेर रियासत का धनवान कनकने परिवार इन पिंडारियों से दुखी होकर झांसी के पास चिरगांव जा बसा। झांसी रियासत हमेशा प्रजा की हिफाजत को सर्वोच्च प्राथमिकता देती थी। कनकने परिवार के मुखिया सेठ रामचरण दास ने सुरक्षित होकर कारोबार किया और बेशुमार दौलत कमाई। उनके पास अनेक रथ, घोड़ा गाड़ियां और बग्घियां थीं। सैकड़ों नौकर चाकर थे। बैल, घोड़े, ऊंट और हथियार बंद सिपाही थे। कोठियां थीं। लाड़ प्यार में पले बढ़े मैथिली शरण का मन खेलने कूदने में खूब लगता था। पढ़ाई लिखाई में ज्यादा होशियार नहीं थे, लेकिन पिताजी ने घर पर एक पंडित जी को भी लगा दिया था। वो चाहते थे कि बेटा डिप्टी कलेक्टर बने, लेकिन नियति ने रास्ता कुछ अलग ही तय कर दिया था। तीसरे दर्जे तक मदरसे में तालीम के बाद पिताजी ने झांसी के मैकडॉनल हाई स्कूल में दाखिला करा दिया। हम आपको बता दें कि झांसी में जब यह स्कूल बनाया गया था, तब उसमें सेठ रामचरण कनकने ने सबसे ज्यादा 3000 रुपए दान दिए थे। उस जमाने के 3000 यानी आज के करीब 1 करोड़ रुपए। खैर, तो झांसी में भी मैथिली शरण का मन पढ़ाई में नहीं लगा। दिन दिन भर चक्री चलाते और पतंग उड़ाने का तो जैसे जुनून था। जब भी किसी बारात या दूसरे गांव किसी जलसे में जाते तो पतंग उड़ाने वाले दोस्त भी ले जाते। दरअसल अंग्रेजी ढंग की पढ़ाई से मैथिली शरण चिढ़ने लगे थे। राष्ट्रकवि
प्रातः स्मरणीय दद्दा की चर्चा हम लोग आज करने बैठे हैं। उनके पूज्य पिता जो दाऊजू जिनको लोग कहते थे, उनका शुभ नाम था श्री रामचरण कनकनी। दाऊजू भक्ति भाव की पद लिखते थे। दाऊजू ने अध्यात्म रामायण लिखी थी। दाऊजू पिंगल के पंडित थे और बिना पिंगल के काव्य होता नहीं। तो पिंगल के संस्कार दद्दा को दाऊजू से मिले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुखों के अनगिनत पहाड़ एक साथ गिरते हैं। मैथिली शरण की नियति इम्तिहान ले रही थी। पत्नी और बच्चे की यादों से निकले भी न थे कि पिताजी हमेशा के लिए छोड़ गए। बड़ा झटका। पति के जाने से मां को गहरा सदमा लगा और अगले साल वो भी चल बसी। घर के व्यापार में लाखों का घाटा हुआ। जवान हो रहे मैथिली शरण टूट गए। परेशान रिश्तेदारों ने 1904 में दूसरी शादी करा दी। ये विवाह भी केवल 10 साल चला और दूसरी पत्नी भी चल बसी। मैथिली शरण उन दिनों सिर्फ 28 साल के थे। कम उम्र में ही वो माता पिता से बिछोह, 2 पत्नियों का गम और कारोबार में लाखों का घाटा देख चुके थे। जाती जिंदगी का खालीपन जवान मैथिली शरण ने शब्दों से बांट लिया। उन्होंने कविता, दोहा, चौपाई, छप्पय आदि लिखने शुरू कर दिए। ये कविताएं वो रसिकेंद्र उपनाम से लिखा करते थे और अलग अलग पत्रिकाओं में छपने के लिए भेजा करते। 1904 और 1905 के बीच उनकी रचनाएं कलकत्ता की वैश्योपकारक, बंबई की वेंकटेश्वर और कन्नौज की मोहिनी पत्रिका में प्रकाशित होती रहीं। उन्हीं दिनों हिंदी के पुरोधा पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी झांसी रेलवे में काम करते थे और वहीं से सरस्वती पत्रिका का संपादन करते थे। सरस्वती इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी और उस दौर की हिंदी में सबसे अच्छी पत्रिका थी। सरस्वती में छपना किसी भी लेखक के लिए सम्मान की बात थी। एक दिन मैथिली शरण हिम्मत कर महावीर प्रसाद जी से मिलने गए। कौन जानता था कि ये मुलाकात जिंदगी बदल देगी। खैर, दोनों के बीच दिलचस्प संवाद हुआ। मेरा नाम मैथिली शरण है। मैं कविता लिखता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी कविताएं सरस्वती में प्रकाशित हों। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी रचनाएं सरस्वती में छपें, लेकिन सबको मौका नहीं मिलता। और फिर आप तो ब्रजभाषा में लिखते हैं। सरस्वती खड़ी बोली की पत्रिका है। मैं भला कैसे छाप सकता हूं? अगर आप मुझे आश्वासन दें तो मैं खड़ी बोली में भी कविता लिख दूंगा। ठीक है, तो पहले आप कोई कविता हमें भेजिए तो सही। अगर छपने लायक होगी तो हम जरूर प्रकाशित करेंगे। ठीक है, मैं अपनी कविताएं रसिकेंद्र के नाम से भेजूंगा। अब आप रसिकेंद्र बनने की इच्छा छोड़िए, वो जमाना चला गया। आदेश का पालन हुआ और रसिकेंद्र बन गए मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली में हेमंत शीर्षक से कविता लिखी और सरस्वती में भेज दी। द्विवेदी जी ने कुछ संशोधन करके उसे प्रकाशित किया। गुरु ने कविता लिखने के कुछ टिप्स भी दिए। गुप्त जी की कविताएं अब सरस्वती में लगातार छप रही थीं। दरअसल मैथिली शरण गुप्त ने जब हिंदी की सेवा शुरू की, उन दिनों ब्रज बोली का वर्चस्व था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के लिए देश भर में बड़ा आंदोलन चला रहे थे। आचार्य नौजवान
मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु बन गए। देखते ही देखते वो अपनी हिंदी की सेवा के कारण देश के दद्दा के रूप में लोकप्रिय हो गए। 12 बरस तक भारत की संसद में उनकी कविताएं सांसदों को मंत्रमुग्ध करती रहीं। देखिए दद्दा की हिंदी सेवा। हमने आपको बताया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त गुरु शिष्य के रिश्ते की पवित्र डोर से बंध गए थे। खड़ी हिंदी में जो लेखन इस दौर में उन्होंने किया, उस वजह से सरस्वती के लेखकों की सूची में मैथिली शरण पहले स्थान पर थे। 1905 से 1921 तक मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं लगातार सरस्वती के पन्नों में जगह पाती रहीं। उनकी पहली कविता हेमंत से लेकर जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत जैसी अनेक मशहूर रचनाएं किताब की शक्ल लेने से पहले सरस्वती में छप चुकी थीं। साकेत की प्रस्तावना में मैथिली शरण ने सरस्वती और महावीर प्रसाद द्विवेदी से अपने रिश्ते के बारे में लिखा। करते तुलसीदास भी कैसे मानस का नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ऐसे बड़े संपादक थे कि, और इसमें अगर उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं कि मैथिली शरण गुप्त को मैथिली शरण गुप्त बनाने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी का है, जिन्होंने सरस्वती के माध्यम से सरस्वती में मैथिली शरण गुप्त कितनी कविताएं छापी, उससे सरस्वती का भी सम्मान हुआ, वो भी लोकप्रिय हुए। मैथिली शरण गुप्त का सम्मान और उनकी कविता को तो उत्कर्ष प्राप्त हुआ। सरस्वती एक सचित्र मासिक थी और उसमें रंगीन चित्र भी छपते थे। मैथिली शरण की अनेक रचनाएं इन चित्रों के भावों को उजागर करती थीं। 16 साल के दौरान उन्होंने करीब 300 कविताएं सरस्वती में लिखी। इसी बीच 1921 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादक पद से इस्तीफा दे दिया। इधर मैथिली शरण ने भी गोरी हुकूमत के खिलाफ खुलकर लिखना शुरू कर दिया। इस पर बात करेंगे आगे। फिलहाल एक नजर मैथिली शरण गुप्त की साहित्य साधना पर। वैसे तो उनकी एक एक रचना कालजयी थी और लोगों पर जादुई असर करती थी, लेकिन 1910 में आई रंग में भंग ने लोगों को जोश से भर दिया था। आज भी चित्तौड़ का सुन नाम कुछ जादू भरा, चमक जाती चंचलासी चित में करके त्वरा। रंग में भंग के बाद आई जयद्रथ वध। 1905 में बंगाल विभाजन का गुस्सा जयद्रथ वध के जरिए निकला। वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जयद्रथ वध के बाद मैथिली शरण गुप्त लोकप्रियता के शिखर पर थे, लेकिन 1914 में भारत भारती ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहली जमात में बैठा दिया। भारत भारती गुप्त जी ने 1912 में ही पूरी कर ली थी, लेकिन वो प्रकाशित हुई थी 1914 में। इस कविता में वो हिंदुस्तान के कठिन हालात के प्रति लोगों को कुछ इस तरह सावधान करते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें
आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे ये ज्ञान फिर भी अधूरा है नहीं। भारत भारती की लोकप्रियता का आलम ये था कि सारी प्रतियां देखते ही देखते समाप्त हो गईं और 2 महीने के भीतर दूसरा संस्करण प्रकाशित करना पड़ा। भारत भारती साहित्य जगत में आज भी सांस्कृतिक नवजागरण का ऐतिहासिक दस्तावेज है। गुप्त जी ने इसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों की बात कही है। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावोद्दाविनी वो भारती, हे भवगते सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। हाँ लेखनी वृत्तपत्र पर लिखनी तुझे है ये कथा, दृक कालिमा में डूबकर तैयार होकर सर्वथा। स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, जग जाएं तेरी नौक से सोए हुए हों भाव जो। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निश दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। प्रभात फेरियों, राष्ट्रीय आंदोलनों, शिक्षा संस्थानों और प्रातःकालीन प्रार्थनाओं में भारत भारती गाई जाती थी। गांव-गांव में अनपढ़ लोग भी इसे सुन सुनकर याद कर चुके थे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के बाद जब नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ तो सभी सत्याग्रही जुलूस में भारत भारती के गीत गाते हुए सत्याग्रह करते। गोरी सरकार ने भारत भारती पर पाबंदी लगा दी। सारी प्रतियां जब्त कर ली गईं। तो भारत भारती के 3 खंड हैं। अतीत का खंड है, वर्तमान का खंड है और भविष्य का खंड है। वो अतीत से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, वर्तमान की स्थिति की विषमता का चित्रण करते हैं और फिर भविष्य का संदेश देते हैं। तो एक ये ऐतिहासिक काम, ये युगांतरकारी काम, ये प्रेरक काम हिंदी में कम से कम स्वाधीनता आंदोलन की ऐसी प्रेरणा सबसे अधिक अगर कोई एक काव्य देता है तो वो भारत भारती है, जिसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त है। दद्दा जी ने इतना साहित्य लिखा, कोई भी वो नया काम करते थे या कोई भी फंक्शंस हो, कुछ भी हो, उन्हें भारत भारती की जो सबसे शुरुआत की लाइनें हैं मंगलाचरण के नाम से, तो वो मतलब कोशिश करते थे कि उन्हीं के उसको करने के बाद शुरू करें। उसकी 4-6 पंक्तियां हम आपको सुना देते हैं। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावोद्वावनी वह भारती है भगवते, सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो। सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाय हो, तुमको हमारी चाह हो हमको तुम्हारी चाह हो। जिस समय भारत भारती को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा गुनगुना रहा था, उन्हीं दिनों गुप्त जी की जाती जिंदगी में तूफान आया। दूसरी पत्नी भी चल बसी। गुप्त जी सदमे में थे। 2 पत्नियां जिंदगी से जा चुकी थीं, कोई बच्चा भी नहीं था और माता पिता तो पहले ही विदा ले चुके थे। मन उचाट था। शुभ चिंतकों ने एक बार फिर बनाया और 1917 में सरजू देवी के साथ तीसरा विवाह। इस शादी से भी कई संतानें हुई, पर वो जिंदा नहीं रही। ढलती उम्र में एक बेटा हुआ, नाम रखा गया उर्मिल शरण। मेरे पूर्व से 8 भाइयों का देहांत हो गया था।
तो किसी साधु ने मेरी माँ से कहा कि तुम अगर अपना स्तनपान करवाओगे इसे तो ये भी नहीं बचेगा। तो मेरी माँ ने कहा मैंने स्तनपान भी नहीं किया एक दिन। दूसरी चीज़ कि मेरी माँ ने मुझे निगलेक्ट ही किया हमेशा। ये बाद में कितनी बड़ी बात है कि एक माँ ने हमेशा विरोध किया हो और उसके मन में सिर्फ ये था कि हमारा पुत्र जीवित रहे। जब मुझे ये सब भास हुआ तो बहुत इसमें। इसी बीच प्रेस और साहित्य सदन के नाम से चिरगांव में प्रिंटिंग प्रेस और प्रकाशन के कारोबार में उतर आए। 1914 में शकुंतला और इसके 2 साल बाद किसान नाम से कविता संग्रह प्रकाशित हुए। किसान में भारतीय किसानों की दुर्दशा और उनकी परेशानियों का चित्रण अद्भुत है। देखिए एक झलक। हेमंत में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है, पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का सोम है। हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहां, खाते खवाई बीज ऋण से हैं रंगे रखे जहां। आता महाजन के यहाँ वो अन्न सारा अंत में, अधपेट खाकर फिर उन्हें है कांपना हेमंत में। इस देश में शायद वो हिंदी में तो निश्चित रूप से पहला खंड काव्य है जिसका नायक कोई दलित किसान है। इसके पहले प्राचीन काल में जो खंड काव्य होते थे, प्रबंध काव्य होते थे, उनके नायक सवर्ण होते थे। किसान एक छोटा सा खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त का जिसका नायक जो है दलित है, किसान है, जो गिरमिटिया है वो है। गुप्त जी की रचनाएं सरस्वती के अलावा इंदु, प्रताप और प्रभा जैसी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में छप रही थीं। लोग उनकी एक एक कविता के दीवाने थे। इसी बीच उन्होंने एक प्रयोग और किया। अहिंदी भाषी साहित्यकारों की रचनाओं का हिंदी अनुवाद करने लगे। ये अनुवाद उन्होंने मधुप के नाम से किया, जिसमें माइकल मधुसूदन दत्त की विरहिणी व्रजांगना, वीरांगना और मेघनाथ वध, नवींद्र चंद्र सेन की प्लासी का युद्ध और उमर खयाम की रुबाइयां शामिल हैं। इसी दौरान उन्होंने 3 नाटक तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनध लिखे। ये नाटक बहुत पसंद किए गए। 1925 में मैथिली शरण गुप्त ने अपने ऐतिहासिक खंड काव्य पंचवटी की रचना की। इसमें उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण के 14 साल के वनवास के दौरान पंचवटी के दिनों का सजीव चित्रण किया। खासतौर पर लक्ष्मण के किरदार पर गुप्त जी ने जैसी कलम चलाई, हिंदी साहित्य में वैसा काम किसी और ने नहीं किया। इतना ही नहीं, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की वो रचना है जिसमें उन्होंने कुदरत के अनमोल खजाने को खोला है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। पंचवटी के बाद 1927 में हिंदू, सौरंध्री, वक संहार, वन वैभव
और शक्ति। 1929 में झंकार कविता के जरिए सारे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ गई। यही होता है जगदाधार, छोटा सा घर आंगन होता इतना ही परिवार, छोटा खेत द्वार पर होता स्वजनों का समवाय, और थोड़ा सा व्यय होता मेरा थोड़ी सी ही आय। घर हो गांव, गांव ही मेरा होता सब संसार, यही होता है जगदाधार। 1931 में मैथिली शरण गुप्त का एक और खंड काव्य साकेत पाठकों के सामने आया। साकेत में उन्हें 17-18 साल लगे थे। जब साकेत प्रकाशित हुई तो हिंदुस्तान के साहित्य जगत में जैसे धमाका हो गया। विद्वानों ने इसे महाकाव्य माना। दरअसल इसका नाम साकेत इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें अधिकतर अयोध्या की घटनाओं के प्रसंग हैं। गुप्त जी ने राम और सीता की जगह लक्ष्मण और उर्मिला को इस महाकाव्य में नायक और नायिका की तरह पेश किया है। मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया, हंसों को मुक्ता मुक्ति चुगाने आया, भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर में ईश्वरता प्राप्त कराने आया। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। साकेत में वो सिर्फ पुरुष का गुणगान ही नहीं करते बल्कि गांधीवादी विचारों और आंदोलनों से प्रेरित होकर सीता के हाथों में चरखा और तकली देकर शारीरिक श्रम और स्वावलंबन का पाठ पढ़ाते हैं। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ, श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ, अपने अंचल से व्यंजन आप झलती हूँ, तुन लता सफलता स्वाद आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। साकेत में उन्होंने वो विषय उठाया जो किसी ने नहीं उठाया, जो तुलसीदास ने भी नहीं उठाया। राम की कथा जरूर लिखी, लेकिन साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला की कथा लिखी, लक्ष्मण की पत्नी की कथा लिखी, एक स्त्री की कथा लिखी, है ना। और सीता से ऊपर का उसे दर्जा दिया। उसने अपना भाग लिया पर उसने वो भी त्याग दिया। सीता तो राम के साथ चली गई, लेकिन उर्मिला तो नहीं गई। उसने है मुझे फूल मत मारो, मैं बाला अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, है ना। तो मैं वियोगिनी हूँ, मेरा पति साथ नहीं है, मैं अकेली, मुझे तुम ये जो कामदेव तुम मेरे से दूर ही रहो। वो अपना व्रत कर रही थी। अगर वो व्रती लक्ष्मण थे तो उससे ज़्यादा बड़ी व्रती उर्मिला थी। तो उन्होंने एक ये नया अध्याय दिया स्त्री का कि जिसको किसी ने नहीं पहचाना, जिसकी व्यथा को मैथिली शरण गुप्त ने। 1932 गुप्त जी की एक और शानदार प्रस्तुति यशोधरा, स्त्री संवेदनाओं की बारीक और मार्मिक अभिव्यक्ति। गौतम बुद्ध के गृह त्याग और उनकी पत्नी यशोधरा की पीड़ा को ध्यान में रखकर लिखी गई इस रचना में वो सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के रात में अपने महल से चुपचाप चले जाने पर यशोधरा के मन की हालत बयान करते हैं। यशोधरा का सवाल है, सखी वो मुझसे कहकर तो जाते, कहते तू क्या मुझको वो अपनी पथबाधा में पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वो मन में लाते, सखी वो मुझसे कहकर तो जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हमी भेज देती हैं रण में क्षत्रिय धर्म के नाते, सखी वो मुझसे कहकर तो जाते। और इसी रचना में उन्होंने महिलाओं की वेदना की अमर अभिव्यक्ति की है। 85-90 साल बाद भी ये पंक्तियां प्रासंगिक हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। जिसको आज नारी पराधीनता कहते हैं,
महर्षि क्षणगुप्त प्रधानतः नारी जीवन के चित्रकार हैं। इतने नारी पात्र दिए हैं महर्षि क्षणगुप्त ने कि वैसे नारी पात्र शायद ही किसी अन्य रचनाकार ने दिए हों। ऐसी पंक्ति आप कहाँ दूसरे कवि के यहाँ पाते हैं? अबला जीवन हाय तुम्हारे आंचल में है दूध और आँखों में पानी। और यशोधरा जब उनसे कहती है गुप्त से कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, और जो एक वीर नायिका भी उनके यहाँ मिलेगी, हे ना नहीं नाथ नहीं कहूँगी, अनाथ नहीं होकर ही रहूँगी। 1933 में उन्होंने द्वापर और सिद्धराज जैसे पौराणिक और ऐतिहासिक काव्य संग्रह लिखे। वे अब तक कहानी, उपन्यास, कविता, निबंध, पत्र, आत्मकथा अंश और महाकाव्य की लगभग 10,000 पंक्तियां लिख चुके थे। इसी बीच जिंदगी के 50 साल पूरे हुए। देश भर के साहित्य प्रेमियों ने बनारस से लेकर चिरगांव तक मैथिली शरण गुप्त की 50वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया। इसके बाद से मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हो गए। उन्होंने इस अवसर पर एक कविता के जरिए सबका आभार माना। अनुग्रहीत मैं यद्यपि अब भी करना है थोड़ा पथ पार, दिन ढल गया न दौड़ गिरूं में, रहे आप सबका आभार। ये सुयोग दुर्लभ पर सुनिए, निज भविष्य है अधिक उदार। जो पीछे आ रहे उन्हीं का, मैं आगे का जय जयकार। 50वीं वर्षगांठ का जश्न समाप्त नहीं हुआ था कि 1937 एक और कामयाबी लेकर आया। साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त को हिंदी के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। (1936) में द्वापर, 1940 में नहुष, 1941 में कुणाल गीत, 1942 में विश्व वेदना, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला। 1952 में जय भारत और युद्ध, 1956 में राजा प्रजा और 1957 में विष्णु प्रिया प्रकाशित हुई। महाभारत की कथा को आधार बनाकर उन्होंने जय भारत लिखी। इसमें युद्ध और शांति संदेश के महत्व पर काफी गंभीरता से विचार किया गया है। गिरना क्या उसका, उठा ही नहीं जो कभी, मैं ही तो उठा था, आप गिरता हूं जो अभी, फिर भी उठूंगा और बढ़ के रहूंगा मैं। नर हूं, पुरुष हूं, मैं चढ़ के रहूंगा मैं। विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है और चैतन्य महाप्रभु निकल के घर से चले जाते हैं तो यशोधरा में तो गुप्त जी ये कहते हैं सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये उपालंब लेके आया है। लेकिन विष्णु प्रिया दूसरी बात कहती है। विष्णु प्रिया कहती है कि मेरे भाग मुदे मुझ में तो खुले सब में। विष्णु प्रिया इस रूप में अपने आप को प्रकट करती है। तो मैं समझता हूँ कि विष्णु प्रिया का ये कहना, विष्णु प्रिया का भाग्य चैतन्य घर छोड़ के चले गए हैं, और विष्णु प्रिया का ये कहना कि मेरे भाग अगर मुंद भी गए हैं तो वो सारे व्यापक होकर खुले, और वो हुआ। राष्ट्र कवि की कविताएं देश के प्रति गर्व के एहसास से भरपूर हैं। आज जो हमारे समूचे पाठ्यक्रमों से नदारद है, वो बात मैथिली शरण जी केवल 4 पंक्तियों में व्यक्त कर देते हैं। नर हो न निराश करो मन को, एक ऐसी ही कालजयी रचना है। इसमें वो संदेश देते हैं, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, नर हो न निराश करो मन को। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो,
समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, न रहो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जान हो तुम भी जगदीश्वर को, सब हैं जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उस जन को, न रहो न निराश करो मन को। हिंदी कविता में दिलचस्पी रखने वाले हर देशवासी के लिए ये कविता दशकों से उम्मीद भरा संदेश देती रही है। ऐसी ही रचनाओं से गुप्त जी ने सारे देश को अपना दीवाना बना लिया था। सारा देश राष्ट्र कवि की साहित्य साधना का दीवाना बन गया था। मैथिली शरण गुप्त जितने बड़े कवि थे उतने ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी। कम लोग ये जानते हैं कि महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी के साप्ताहिक प्रताप का सूत्र वाक्य गुप्त जी ने ही लिखा था। ये सूत्र वाक्य था, जिसको न निज गौरव और निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। देखिए मैथिली शरण गुप्त का एक नया रूप। जब पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती से इस्तीफा दिया तो ये गुप्त जी के लिए बड़ा झटका था। राजनीतिक उथल पुथल और अपनी जाती जिंदगी में हलचल के कारण सरस्वती में गुप्त जी ने काफी समय तक नहीं लिखा। सरस्वती के मालिकों को डर था कि इन रचनाओं को पढ़कर कहीं गोरी सरकार सरस्वती को बंद न कर दे। ऐसे हालात में महान देशभक्त और क्रांतिकारी पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी आगे आए। उन्होंने मैथिली शरण गुप्त की उन रचनाओं को प्रताप में न केवल प्रकाशित किया बल्कि गुप्त जी से और लिखने के लिए अनुरोध किया। प्रताप में विदग्ध हृदय के नाम से गुप्त जी की अनेक रचनाएं प्रकाशित हुईं। बाल गंगाधर तिलक के बाद महात्मा गांधी देश के सर्वमान्य नेता बन चुके थे। प्रताप के जरिए मैथिली शरण गुप्त गणेश शंकर विद्यार्थी और महात्मा गांधी के निकट आए। उन पर गांधी जी का रंग चढ़ चुका था। इसी वजह से वो बरतानवी हुकूमत के निशाने पर आ गए। और जब गांधी जी ने 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया तो एक दिन राष्ट्र कवि की गिरफ्तारी का वारंट आ गया। 16 अप्रैल 1941 की शाम पुलिस गुप्त जी के घर पहुंची। पुलिस के साथ राष्ट्र कवि का संवाद कुछ इस तरह हुआ। आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। ठीक है, ब्यालू तो कर लूं, वहीं थाने पर कर लीजिएगा। अच्छा भाई, चश्मा तो ढूंढ लूं। नहीं, यह भी संभव नहीं है। चश्मे के बिना तो एक कदम भी चलना मुश्किल है भाई। मैं तो चश्मा लगा कर ही चलूंगा, तुम चाहे तो उतार लेना। उन दिनों राष्ट्र कवि का समाज में इतना सम्मान था कि पुलिस को भी उनसे व्यवहार करते हुए 10 बार सोचना पड़ता था। पुलिस ने उन्हें झांसी जेल में बंद कर दिया। जेल की कोठरी बेहद गंदी, अंधेरी और बदबूदार। मैथिली शरण जी की
तबीयत बिगड़ गई। जेल में ही गीत लिखने शुरू कर दिए और इसी सिलसिले में उन्होंने एक नायाब गीत लिखा, कुणाल। एक ग्रंथ कारा लिखा जो 1946 में अजित नाम से प्रकाशित हुआ। जय भारत महाकाव्य लिखने की योजना भी वहीं बनी। कुछ दिनों बाद उन्हें आगरा जेल भेज दिया गया। जेल में मैथिली शरण गुप्त सूत काटते और उस सूत से बना कपड़ा गांधी जी के पास जाता था। गांधी जी उसे पहनते थे। ये था राष्ट्रपिता और राष्ट्र कवि का रिश्ता। 7 महीने बाद राष्ट्र कवि को जेल से छोड़ा गया। गोरी सरकार दोष साबित नहीं कर पाई थी। आजादी के बाद भी मैथिली शरण जी की हिंदी सेवा जारी रही। राष्ट्रपति ने उन्हें 2 बार राज्यसभा के लिए नामांकित किया। सदन में वो अक्सर अपने विचारों की अभिव्यक्ति कविता में करते थे। आखिरी सांस तक दादा की साधना चलती रही। हिंदुस्तान आजाद हो गया था, लेकिन कलेजे पर बंटवारे की छुरी चल गई थी। दिलों को किसी कपड़े की तरह चीर दिया गया था। हालांकि सदियों की गुलामी के बाद खुली हवा में लोग सांस ले रहे थे। महात्मा गांधी उन दिनों भारत की राजनीति के केंद्र में थे, तो मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के। आजादी को 6 महीने भी नहीं बीते थे कि गहरा झटका लगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। गुप्त जी सदमे में थे। उन्होंने दर्द कुछ इस तरह बयान किया, अरे राम, कैसे हम झेलें अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही पापों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। गांधी जी को याद करते हुए राष्ट्रकवि ने अपने को समेटा और साहित्य साधना शुरू कर दी। अब उनकी कविताओं में देश के पुनर्निर्माण और सरोकार भी शामिल थे। 1952 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। 12 साल वो सदन की गरिमा बढ़ाते रहे। दिल्ली में उनका घर लेखकों, कवियों, साहित्यकारों, राजनेताओं और प्रशंसकों के लिए साहित्य का मंदिर बन गया था। चाहने वाले उसे दद्दा का दरबार कहते थे। लोग कहते हैं कि जब वो दिल्ली चले गए, वहाँ पर भी वो बुंदेली बोलते थे। बोलने वालों से जब कोई उनके पास मिलने आते थे, भवानी प्रसाद मिश्र आए या डॉक्टर राम कुमार वर्मा आए, तो बुंदेली में बात करते थे वो, क्योंकि बुंदेली उनको इतनी प्रिय थी। जिस आदमी ने हिंदी को खड़ा किया, उंगली पकड़ के उठाया, चलना सिखाया। आज हिंदी की जो कविता लिखी जा रही, अब तो हिंदी बहुत आगे आ गई, लेकिन उस समय हिंदी क्या थी? जिस समय दद्दा आए हैं, दद्दा का मूल्यांकन उस देश काल से करना पड़ेगा जिस देश काल के वे कवि थे। जब ब्रजभाषा का वर्चस्व था, अवधि का वर्चस्व था भारत में, हिंदी की तो स्थिति थी नहीं, हिंदी तो थी नहीं, तो हिंदी तो निर्माणाधीन थी। इन्होंने हिंदी को बनाया है, हिंदी के निर्माता हैं। 1954 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राज्यसभा में गुप्त जी ने पूरे कार्यकाल के दौरान अपनी बात बेबाकी से कविता के जरिए रखी। एक दफ़ा राहुल सांस्कृतिक ने कहा कि गौ मांस खाना चाहिए, पुराने लोग खाते थे। जवाहरलाल जी ने कहा, मेरे पिता को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने दूसरे दिन पार्लियामेंट में पढ़ा, गंगा गई बोलगा का दुख दर्द तनिक हम महसूस हैं, और मांस खा मरे बाप बुद्ध जी हाड़ पूत राहुल जी से।
वित्त मंत्री सीडी देशमुख ने 54 के बजट में डाक दरें और पान सुपारी पर टैक्स बढ़ा दिया तो गुप्त जी ने सदन में कहा, कहते हैं कुछ ही वर्षों में दुगनी होगी अपनी आय, इसका क्या विश्वास चौगुना हो न जाएगा कर समुदाय। छूटे पान सुपारी भी अब सुलभ नहीं, ले ली खा ली। फिर भी प्रभु से यही विनय है, बनी रहे देशमुख की लाली। आप कह सकते हैं कि उन दिनों बजट पर कोई चर्चा गुप्त जी की कविता के बिना पूरी नहीं होती थी। अगले साल यानी 1955 को बजट पर उनकी टिप्पणी कुछ इस प्रकार थी, आय और व्यय के लेखे की लिपि सदैव काली काली, जली हमारे घर होली लो, अभी तो बड़ी दूर है दिवाली। विनय पत्रिका लिखने में भी अब तो बाधा आई है, कागज का जो मूल्य बढ़ा है उसकी किसे बधाई है। आड़े रहे डाक के भाड़े, ग्रंथों का गतिरोध वही, और बची रेल से कटती कटती शिक्षा का सौभाग्य यही। 1962 भारतीय इतिहास का एक अप्रिय अध्याय। चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। चीन की इस नापाक हरकत पर 9 नवंबर 1962 को राष्ट्रकवि ने सदन में विजय पर्व रचना सुनाई। ऋषि दधीचि से गांधी जी तक मिली हमें जो दीक्षा है, बंधुजनों प्रस्तुत हो उसकी फिर आ गई परीक्षा है। पड़ोसी चीन अचानक होकर लोभ पाप में लीन, चला हमारी भूमि छीनने, तन का मोटा मन का हीन। राष्ट्र संघ में शुद्ध भाव से हमने जिनका पक्ष लिया, हमें उसी के लिए उन्होंने देखो क्या उपहार दिया। ठोकर मार चिता दो उनको, देख रहे हैं जो सपने, भूले नहीं प्रताप शिवाजी, गुरु गोविंद हमें अपने। हिंदी को राष्ट्रभाषा का मान दिलाने के लिए वो जिंदगी भर प्रयास करते रहे। 4 मई 1963 को राजभाषा विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, अंग्रेजी के पक्षपातियों लो अंग्रेजी बनी रही, आप माननीयों के मन में जो अभीष्ट था हुआ वही। अपने ऐसे मतवालों के साथ पाइए सुख संतोष, अवश्य आज हम हिंदी भाषी, न दें देव को भी क्या दोष। अंग्रेजों से बचा लिया है बापू ने धीरज के साथ, हंत न बिकना पड़े अंत में हमको अंग्रेजी के हाथ। भाव उसी का नहीं देश की सब भाषाओं की यह भंग, फूल और फल सकती है वो अपनी बहनों के संग। मेरे पिता अकेले व्यक्ति थे और सेठ गोविंददास, जिन्होंने हिंदी के विरोध में सरकार के मत दिया था कि अंग्रेजी के पक्षपातियों लो अंग्रेजी बनी रही, आप माननीयों के मन में जो अभिष्ट था वह यही। जाने दीजिए बाप बापू को मम्मी और डैडी कहिए, मम्मी नहीं है डैड नहीं है भारत जननी जीती है। हिंदी को भय नहीं किसी का, मैंने अपनी व्यथा कही, मैं मत देने में संत हूँ मुझे एक संतोष यही। तो हिंदी के लिए उनकी कल्पना थी और उनको बड़ा दुख था। वो कहते थे कि आखिरी जो मेरी जीवन की इच्छा थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सुशोभित हुए देखूं, परंतु ये प्रभु को मंजूर नहीं था। आगे होगा। उम्र अब 78 की हो चली थी और देह थकने लगी थी।
इससे पहले एक ऑपरेशन भी हो चुका था। 1956 आते आते गुर्दे की बीमारी ने जकड़ लिया। डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी, लेकिन जो राम की शरण में जाना चाहता हो वो आराम कैसे कर सकता था। इसी बीच जिंदगी की संध्या बेला में एक और आघात। भाई सियाराम शरण गुप्त ने 1963 में हमेशा के लिए विदा ले ली। राम लक्ष्मण की जोड़ी टूट चुकी थी और टूट गए थे राष्ट्र कवि। उन्होंने अंतिम कविता लिखी, गूंज बची है गीत गए, अब वे वासर बीत गए। मन तो भरा भरा है अब भी, पर तन के रस रीत गए। चमक छोड़ चौमासे बीते, कंप छोड़ कर शीत गए। देकर सुध की उमस आगे बढ़, कितने मधुमीत गए। इसे राम जाने जीवन में, हारे हम या जीत गए। इतना ही क्या थोड़ा जो ये गूंज बची है गीत गए। मार्च 1964 में सदन ने राष्ट्र कवि को भावभीनी विदाई दी। वो झांसी लौट आए। सूनापन विकराल, बांटने वाला कोई नहीं, दर्द के साथ राष्ट्र कवि जीते रहे। 11 दिसंबर 1964 की रात 2 बजे दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने लाख कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाए। मेरे पिताजी का जब देहांत होने लगा तो सबने उनसे पूछा, तो हमको बुलाया गया। तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटे, हमने तुमको मृत्यु के पूर्व दत्ता पढ़ाया है, तुम्हें ये दिन देखना पड़ेंगे। उनकी इच्छा थी कि मैं चिरगांव में मरूं। कभी विदेश नहीं गए, उन्हें बहुत ऑफर हुए कई डेलीगेशंस के। उसने कहा, देखो भाई, हम चाहते हैं कि हमारा देहांत चिरगांव में हो, जहाँ हमारे माँ बाप और हमारे पूर्वज रहे, उन्हीं के साथ मैं मिट्टी में मिलूं। और उनकी इच्छा पूरी हुई। जिंदगी भर कलम से जिंदगी का संदेश देने वाला राष्ट्र कवि हमेशा हमेशा के लिए साकेत धाम चला गया। उनकी नजर उनका शहर से शुरू हुआ। शब्द सितारों का सफर विरासत के जरिए भी जारी रहा। इसमें हमने आपको अनेक महापुरुषों से मिलाया। हमारी पूरी कोशिश रही कि हर दास्तान पूरी सच्चाई और प्रामाणिकता से आपके सामने पेश की जाए। बहरहाल, दास्तानें तो चलती रहती हैं, किरदार भी बदलते रहते हैं, और ये सिलसिला भी चलता रहता है, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन आपको किरदार बदले नजर आएंगे। विरासत को मिला आपका प्यार हमेशा याद रहेगा। इसके लिए आप सबका हार्दिक आभार। इजाजत दीजिए। नमस्कार।